हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सांख्यिकी का अगला अभ्यास 4C पढ़ने वाले हैं। बच्चों, पहले अभ्यास में सांख्यिकी का जो चैप्टर चल रहा है, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि आखिर सांख्यिकी आंकड़े होते क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उन आंकड़ों को हम कैसे एकत्र कर सकते हैं, उनको व्यवस्थित करना, उन आंकड़ों का वर्गीकरण करना, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने आंकड़ों को बारंबारता सारणी में उसके द्वारा प्रदर्शित करना सीखा। और आज हम क्या सीखने वाले हैं, इन अवर्गीकृत आंकड़ों को हम पिक्टोग्राफ या चित्रारेख बनाना सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस अभ्यास में क्या क्या आता है। पहले इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद इसके अभ्यास के सवाल हम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आंकड़ों का चित्रारेख या पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन किसे कहते हैं। आंकड़ों का आरेखीय निरूपण किया जाता है। इस प्रकार के प्रदर्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, चित्रारेख प्रदर्शन कह देते हैं या पिक्टोग्राफ कहते हैं। अच्छा, होता क्या है ये पिक्टोग्राफ, चित्रारेख? आंकड़ों के चित्रों द्वारा प्रदर्शन को ही हम चित्रारेख कह देते हैं या पिक्टोग्राफ कह देते हैं। जो भी आंकड़े हमें दिए हुए हैं, अगर उनका हम चित्रों द्वारा प्रदर्शन कर देंगे तो वो हमारा चित्रारेख हो जाएगा, यानी पिक्टोग्राफ हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है, चित्र आंकड़ों को समझने में सहायता करते हैं। जो भी आंकड़े दिए होंगे, उनके जो चित्र तैयार किए जाएंगे, वो क्या करेंगे, हमें उनको समझने में सहायता करेंगे। और क्या करते हैं चित्रारेख, वस्तुओं या उनके भागों को दर्शाते हैं। चित्रारेख का मतलब हम किसी न किसी वस्तु का या जो भी हमें वहाँ पे दिया गया होगा, उसका हम क्या करेंगे, उन वस्तुओं को, चित्रों को बनाएंगे, तो यानी उनके भागों को दर्शाता है ये। इसको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। ये इतना आसान है कि इसे अगर हम देख लेंगे पिक्टोग्राफ को और उससे संबंधित कोई प्रश्न हमसे कर दिया जाएगा उन आंकड़ों से संबंधित, तो हम उस चित्र को देखकर ही तुरंत उसके जवाब दे सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं पिक्टोग्राफ बनाने का क्या क्या स्टेप्स है। तो चलिए पिक्टोग्राफ बनाते हैं, यानी चित्रारेख करते हैं। प्रयास कीजिएगा, आपका एक सवाल ले लिया है मैंने और उसी में सीखेंगे हम कि पिक्टोग्राफ बनाएंगे कैसे, और उस सवाल में भी उसको हल भी करते चलेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले आंकड़ों को क्रम से ऊर्ध्वाधर रूप में लिखेंगे। हमें सवाल में कुछ इस तरीके से आंकड़े दिए होते हैं, उनको पहले क्या करेंगे, हम ऊर्ध्वाधर क्रम में क्रम से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है दिन दिए हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, और पौधों की संख्या दी हुई है। वन महोत्सव में नेहा द्वारा विद्यालय में रोपे गए पौधों की संख्या यहाँ दी गई है। हर दिन यानी पूरे सप्ताह में यहाँ पर पौधे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़े लिखेंगे और वो भी ऊर्ध्वाधर क्रम में। यानी ऊर्ध्वाधर क्रम क्या हुआ, इधर दिन लिख देते हैं और इधर क्या लिख देते हैं हम, पौधों की संख्या। पौधों की संख्या, तो आंकड़ों में हमें दिन दिया है, इधर लिखेंगे हम कैसे, शुरुआत रविवार से, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ये मैंने दिन के नाम सभी लिख लिए हैं। कैसे लिखे हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में लिखे हैं और वो भी क्रम से लिखे हुए हैं। और आंकड़े हमें क्या देते हैं, ये सब दिया हुआ है, देखिएगा जरा। रविवार में 4 पौधे लगे, सोमवार में 6, मंगलवार में 8, बुधवार में 3, गुरुवार में 5, उसके बाद शुक्रवार में 10, शनिवार में कितने, 2। ये आपके आंकड़े दिए हुए हैं। उसके बाद में बड़ी आयताकार आकृति में पंक्तियों को बनाएंगे। तो बड़ी आयताकार आकृति में हमने पंक्तियां बना ही ली हैं, उसी के अंदर हमने इसको लिखा हुआ है आगे, पैमाना मानना और संख्या के आधार पर चित्र। पैमाना मानना यानी कि यहाँ पर अगर छोटी संख्या दी है, देखिए 4, 6, 8, 3, 5, 10 तक दिया हुआ है, तो इनको हम चित्रों को बना सकते हैं आसानी से। लेकिन यदि यहाँ पर अभी 40 दिया होता, 60 दिया होता, 80 दिया होता, तो क्या हम इनमें पौधों का जो चित्र है वो बना सकते थे? नहीं बना सकते, क्योंकि पौधों की संख्या दी है यहाँ पर, या कोई भी और वस्तु दी हो जाती तो उसको हम नहीं बना पाते, वो बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए तब हमें पैमाना मानना पड़ता कि 10 पौधे बराबर 1 पौधा। तो वो इस तरीके से अगर कोई बड़ी संख्या दी है आपको, तो आप उसका पैमाना मान करके उनके चित्रों को बनाएंगे। तो पैमाना मानना है हमें और संख्या के आधार पर हमें चित्र बनाने हैं। संख्या के आधार पर चित्र बनाने, यानी यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 4 पौधे बना देंगे अगर आसानी से। ये देखिए 4 पौधे बना दिए हमने, तो ये हमारा बन गया जा करके। और उसके बाद शीर्षक लिखना है। शीर्षक क्या लिखना है, शीर्षक लिख देंगे यहाँ पर, वन महोत्सव में रोपे गए पौधों का क्या, चित्रारेख या पिक्टोग्राफ। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये लीजिए बच्चों, आपका ये तैयार हो चुका है पिक्टोग्राफ। और इसमें हम क्या लिख देते हैं, इसमें शीर्षक डाल देते हैं
अच्छा, इस शीर्षक को हम जरूरी नहीं है नीचे लिखें, हम इसको ऊपर भी लिख सकते थे इसके पहले यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अब ये जो पिक्टोग्राफ आपको दिख रहा है इसके अंतर्गत कई क्वेश्चंस किए जा सकते हैं आपसे। यहाँ तो नहीं किए गए हैं इस प्रयास कीजिए के सवाल में, लेकिन हम फिर भी आपको बताते हैं। जैसे नेहा ने सोमवार को कितने पौधे लगाए, तो हम चित्र देख के आइडिया लगा सकते हैं ना। देखिए तुरंत जवाब मिलेगा हमें कि उन्होंने सोमवार में 6 पौधे लगाए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा पौधे किस दिन लगाए गए, तो देखिएगा ज़रा, शुक्रवार में संख्या कितनी दी थी। देखिए सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर थी, शुक्रवार में 10, तो यानी कि शुक्रवार को सबसे अधिक पौधे लगाए गए। अच्छा, सबसे कम पौधे किस दिन लगाए गए, शनिवार के दिन लगाए गए। ये हमें चित्र से भी पता चल रहा है। और इससे और भी सवाल क्या निकल सकते हैं कि नेहा ने कुल कितने पौधे लगाए, कुल कितने पौधे लगाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं दी हैं या ये जो पौधे लगाए हुए हैं इनको चित्रों से देख करके इनका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इस वन महोत्सव के दौरान पूरे सप्ताह में कितने कुल पौधे लगाए गए। तो ये बच्चों आपका पिक्टोग्राफ बनाना है और इसके स्टेप्स हमने आपको बता दिए हैं किस तरह से बनाना है। इससे हम चित्र देखकर ही जवाब दे सकते हैं सवालों के। तो चलिए लगाते हैं इसके अभ्यास के सवाल। ये बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है अभ्यास का। इसमें क्या कह रहे हैं, रमेश की दुकान में मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की सारणी दी गई है हमको। ये देखिए, मार्च में 30, अप्रैल में 50, मई में 60, जून में 70, जुलाई में 50 और अगस्त में 40। ये पंखों की क्या है, बिक्री का हमें आंकड़ा दिया हुआ है। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि एक पंखा यानी फैन, हाँ, एक पंखा बराबर 10 पंखे, ये मानकर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ी आयताकार सारणी जैसी बना लेंगे। आयताकार सारणी में हमें क्या करना है, बराबर के खांचे करने हैं और जो दी हुई डिटेल है उसे हमें लाइन से लिखना है। यानी कि ये हो गए आपके मार्च। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो इनका माना हुआ पैमाना है, इन्होंने कहा एक पंखा बराबर 10 पंखे, यानी 10 पंखे और 30 की जगह कितने हो जाएंगे, 3 पंखे केवल। तो यहाँ पर 3 पंखे बनेंगे। अप्रैल में देखिए जरा, अप्रैल में कह रहे हैं कि 50 पंखे बिके, तो 10 बराबर 1 है, तो यानी 5, यहाँ पर कितने, 5 फैन बनेंगे। मई में कितने, 6 हो जाएंगे। जून में कितने, 7 हो जाएंगे। फिर जुलाई में वापस घट रहे हैं, देखिए यहाँ पर 5 रह जाएंगे 50 की जगह, और अगस्त में कितने, 4 रह जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इनके चित्र। पिक्टोग्राफ किसका, रमेश द्वारा बेचे गए पंखों का चित्रारेख। मैंने यहाँ पंखे बनाए हुए, देखिए मार्च में कितना, 30 की जगह कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 2 3। अप्रैल में कितना, 50 की जगह 5 हो जाएंगे। और मई में कितने हो गए हैं, ये 6 हो गए 60 की जगह। जून में कितने हो गए, 70 है, तो 10 के हिसाब से कितने, 7 पंखे बनेंगे। जुलाई में कितने, 5, और अगस्त में कितने, 4। बच्चों पंखे ना बहुत सुंदर नहीं बने हुए हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ एक चित्रारेख दिखाया है, एक नमूना पेश किया है। आप लोग और सुंदर पंखे बना लीजिएगा। तो ये बच्चों आपका सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें रमेश द्वारा बेचे गए पंखों का चित्रारेख हमने दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है, सप्ताह में बेची गई घड़ियों की संख्या यहाँ पर आपको दर्शाई गई है। घड़ी यानी एक घड़ी बराबर सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, पूरे सप्ताह में हर दिन अलग मात्रा में घड़ियाँ बिकी हैं। देखिए सोमवार को 6 घड़ियाँ बिकी, मंगलवार को कितनी हैं, 8 घड़ियाँ बिकी, बुधवार को कितनी हैं, 4 हैं, बृहस्पति को कितनी है, 5, शुक्रवार को कितनी घड़ियाँ बिकती हैं, ये देखिए 8, शनिवार को 4 और रविवार को कितनी हो गई हैं, 9। अब ये चित्र में साफ दिखाई दे रहा है कि किस दिन कितनी घड़ियों की बिक्री हुई। ये हमने घड़ियों का चित्रारेख किया है। देखिए जरा, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और इनके आपको उत्तर देने हैं इस चित्रारेख को देख करके। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। अधिकतम यानी सर्वाधिक। किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, देखते हैं जरा। यहाँ पर कितना था, 8, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि रविवार को। किस दिन, रविवार को अधिकतम घड़ियाँ बिकी। इनकी संख्या लिख लेते हैं बच्चों, इससे कि ये आसान हो जाएगा, हम लोगों को बार बार गिनना नहीं पड़ेगा। 4, इस दिन कितनी है, 5 है, और ये वर्क आप रफ में भी कर सकते हैं अपने लिए। ये देखिए,
9। सबसे ज़्यादा संख्या किस दिन निकल के आ गई आपकी? रविवार को। अगला प्रश्न है मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई? मंगलवार को देखते हैं जरा कितनी घड़ियाँ बिकी? 8। कितनी घड़ियाँ बिकी मंगलवार को? 8 घड़ियाँ बिकी। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई? अब पूरे सप्ताह में कितनी बेची गई यानी कि इन सभी का हमें योग करना होगा। इन सब का योग कर लेते हैं हम तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी घड़ियाँ बिकी। ये योग हो गया बच्चों आपका 44। यानी कि पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई? 44 घड़ियाँ बेची गई पूरे सप्ताह में। इनका योग आ गया। आगे देखते हैं यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची जाए तो रविवार को कितनी रुपए की बिक्री हुई? अच्छा तो पहले देखते हैं रविवार में घड़ियाँ कितनी हैं। रविवार में घड़ियाँ हैं हमारे पास 9 घड़ियाँ हैं और एक घड़ी की कीमत कितनी बताई है इन्होंने? 200 रुपये। चलिए 200 का गुणा कर देते हैं। कितना हो गया ये हमारे पास? 1800 रुपये। कितने रुपए? 1800 रुपये। यानी हमारे पास बिक्री कितने रुपए की हो गई उस दिन? 1800 रुपये की बिक्री हो गई हमारे पास। आगे देखिए किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई? सबसे कम किस दिन बिक्री हुई हमारे? बुधवार और शनिवार को। ये देखिए सबसे कम बिक्री हुई 4 बुधवार और शनिवार। तो यहाँ पर पहले तो हम ये लिख देंगे कि एक तो हुआ हमारा बुधवार और शनिवार। इन 2 दिनों में जो सेल हुआ वो सबसे कम हुआ। अच्छा जी लेकिन हुआ कितना? 4 घड़ियाँ। वो घड़ियाँ कितनी बिकी हमारी? 4 घड़ियाँ। 4 घड़ियाँ हमारी बिकी बुधवार को और 4 बिकी हमारी शनिवार को। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आपको पिक्टोग्राफ दिया था, उससे संबंधित जुड़े हुए सवाल आपसे कुछ पूछे गए थे जिनके उत्तर आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों क्या दिया हुआ है इसमें? सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है हमें। ये देखिए खेल लिखे हुए हैं फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज। शिक्षार्थियों की संख्या भी लिखी है यहाँ पर 200 है, 140, 100, 80 और 20। इन आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी इनका भी हमें पिक्टोग्राफ ही बनाना है। और इसमें क्या कह रहे हैं? एक छात्र कितनों के बराबर है? 20 शिक्षार्थियों के बराबर है। तो चलिए बनाते हैं इसका पिक्टोग्राफ। यहाँ पर बच्चों हमने पिक्टोग्राफ का थोड़ा सा आकृति दे दी है, आयताकार कॉलम बना लिया है और खेलों को हमने ऊर्ध्वाधर लिख लिया है क्रम से। शिक्षार्थियों की संख्या ये भी खाली है क्रम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले वाले फुटबॉल में कितने हैं? 200 शिक्षार्थी दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो पैमाना दिया है हमें एक विद्यार्थी मतलब 20 शिक्षार्थी 20 के बराबर दिया है। तो 200 में कितने बनेंगे जा करके? 200 में हम 20 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर पहले हम संख्या लिख लेते हैं इनकी, उसके बाद हम इनके चित्र बनाएंगे। हॉकी में देखिए ज़रा, इसमें कितना हो जाएगा? 7। 100 के लिए 20 × 100 यानी कि 5। 80 के लिए कितना हो जाएगा? 20 × 80 और 20 के लिए कितना हो जाएगा? 1। ये आ गया। अब हम इनमें शिक्षार्थियों की जो चित्र हैं उनको हम अंकित कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं चित्र। ये बच्चों आपका चित्रारेख या पिक्टोग्राफ तैयार हो चुका है। किसका? विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले शिक्षार्थियों का। यहाँ लिख देते हैं हम। ये बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार फिर से। कितना? 200 की जगह 10, जो पैमाना माना हुआ था 140 की जगह 7 आ गया। उसके बाद 100 की जगह 5 है, 80 की जगह कितना है? 4 है और 20 की जगह 1। क्यों? क्योंकि पैमाना हमारा क्या था? एक स्टूडेंट बराबर 20 शिक्षार्थी थे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसमें आपको केवल और केवल पिक्टोग्राफी बनाना था। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है? एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली कक्षा में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का चित्ररेख दिखाया गया है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि यानी कि हर दिन कितने कितने शिक्षार्थी उस कक्षा में उपस्थित रहे उनको हमें दर्शाया गया है इस चित्र में और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इन्होंने पैमाना दिया है कि एक विद्यार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी, यानी कि एक शिक्षार्थी बराबर 5। एक फेस का मतलब ये हुआ। इस बार मैंने फेस बनाए हुए शिक्षार्थियों की जगह। तो देखिए पहले एक काम करते हैं, इनका जवाब देने से पहले थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटा छोटा 7। इसमें भी 7 हैं, इसमें कितने हैं? 5 हैं और इसमें कितने हैं? 2 2 4 2 6, इसमें 6 हैं और इसमें कितने हैं? इसमें भी 7 हैं और इसमें कितने हैं? 3 हैं। इससे बच्चों बहुत आसानी हो जाएगी। ये रफ वर्क है, ये लिखना नहीं है आपको। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है? मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? मंगलवार ये रहा, यहाँ पर संख्या कितनी है? 7। तो 7 तो हमने यहाँ पर फेस बनाए हुए हैं, लेकिन जो एक फेस का मतलब कितना है? 5 शिक्षार्थी, यानी हम 5 का यहाँ गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा?
35 शिक्षार्थी उपस्थित थे उस दिन कक्षा में, मंगलवार के दिन। ठीक है। दूसरा, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? पूर्ण उपस्थिति किस दिन थी? देखिएगा, शिक्षार्थी कितने हैं हमारे पास कक्षा में? 35 ही हैं। तो इसका मतलब है 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 7 पन्ना 35, यानी कि सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार 3 दिन जो है बच्चे कैसे थे? पूर्ण उपस्थिति से थे। सोमवार, मंगलवार और किस दिन? एक और है शुक्रवार। पूर्ण उपस्थिति वाले दिन ये 3 निकल के आए। आगे देखते हैं, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी थे? देखिए, इस चित्र से आपको दिख रहा होगा सबसे कम किस में है? शनिवार में है। तो किस दिन? केवल दिन पूछा है हमसे, तो क्या लिख देंगे हम? शनिवार। शनिवार को सबसे कम शिक्षार्थी थे। आगे, बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? बुधवार देखते हैं जरा। ये रहा बुधवार आपका, 1 2 3 4 और 5, यानी फेस आपके 5 हैं, लेकिन यहाँ पर एक की संख्या के बराबर 5 है, तो 5 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 शिक्षार्थी उस दिन कक्षा में बुधवार को उपस्थित थे। ये बच्चों आपका 4th क्वेश्चन था, जिसके अंतर्गत कुछ सवाल पूछे गए थे पिक्टोग्राफ दे करके। ये कंप्लीट हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहता है? यहाँ पर हमें ईयर्स दिए हुए हैं, वर्ष, और उसमें शिक्षार्थियों की संख्या दी हुई है, और एक ये कह रहे हैं इसमें पिक्टोग्राफ भी बनाइए और इन सवालों के उत्तर भी दीजिए आप। तो देखिए, वर्ष 2000, 2002, 2004, 6 और 8, इनमें शिक्षार्थियों की संख्या अलग अलग दे दी है आपको, 400, 500, 700, 600 और 800। तो इनका पहला सवाल है कि वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? 2000 में कुल कितने शिक्षार्थी निरूपित कर रहे हैं? देखिएगा ज़रा, 1 2 3 और 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैमाना लिया गया है 1 शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी, यानी एक फेस का मतलब कितना हो गया? 100 शिक्षार्थी हो गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संकेत में, ये संकेत ही तो है, तो संकेत में कह रहे हैं कि कुल कितने शिक्षार्थियों को निरूपित कर रहे हैं हम। यहाँ पर कितने संकेत हैं? 4। कितने संकेत हो गए? 4 संकेत हो गए आपके। पहला जवाब तो ये हो गया। अगला, वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं? 2006 में देखिए कितने थे? 2006 में 600 हैं, तो 100 के लिए 1 है, तो यानी कि यहाँ पर कितने हो गए कुल? 6। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यदि संकेत एक फेस बराबर अगर 50 यानी 50 शिक्षार्थी निरूपित करें तो चित्रारेख बनाइए। यहाँ पर कितना था? 100 था, तो हमारे पास कितना हो गया था? 400 का 4, 500 का 5, 700 के लिए 7 फेस, 600 के लिए कितने? 6 फेस, 800 के लिए 8। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये 50 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये हमारे जो चित्रारेख हैं ये कैसे हो जाएंगे? जस्ट डबल हो जाएंगे, यानी कि ये 4 हैं तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर 5 है तो कितने हो जाएंगे? ये 10 हो जाएंगे। यहाँ देखिए ज़रा, 2004 में कितने दिए हुए हैं? 7 हैं, तो 7 का मतलब ये कितने हो जाने वाले हैं? 14 हो जाने वाले हैं। ठीक है। आगे 2006 में कितने हैं? 6 हैं, तो 6 का कितना हो जाएगा? ये जस्ट डबल, यानी कि 12 हो जाएंगे। और 8 में कितने हैं? 8 का कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएंगे, 16 फेसेस बन जाएंगे जा करके। तो इसके लिए आप एक दूसरा चित्रारेख जो है बना सकते हैं। 100 के लिए हमने आपको बना के दिखाया, और अगर यदि 50 हो जाता है तो क्या हो जाएगा? हमारा ये जस्ट डबल हो जाएगा। 400 के लिए कितने? 8 फेस हो जाएंगे। 500 के लिए कितने? 10 फेस हो जाएंगे। 700 के लिए 14 फेस हो जाएंगे। 600 के लिए 12 और 800 के लिए 16 फेस आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये बच्चों आपका 4C अभ्यास था, जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे। ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग 4D लगाएंगे, जिसमें हम अवर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण अब कैसे करेंगे? बार ग्राफ द्वारा करेंगे, यानी दंड आरेख के द्वारा करेंगे आंकड़ों के निरूपण के लिए। तब तक बच्चों इन सवालों को लगाइए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट में सवाल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।